शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम सैलरी। इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि सैलरी के ऊपर आपका टैक्स के प्रोविजंस क्या बोलते हैं और टैक्स सैलरी के ऊपर टैक्स की ट्रीटमेंट क्या है। तो ये चैप्टर जो आपका बेसिकली 3 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 17 तक। सेक्शन 15 जो है सैलरी का चार्जिंग सेक्शन है, जो बोलता है कि सेक्शन 15 सैलरी का चार्जिंग सेक्शन है। ये सेक्शन आपको बताता है कि सैलरी कब आपकी इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी। तो सैलरी आपकी जो होती है ना टैक्सेबल होती है ड्यू ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। जब आपकी सैलरी जो आपकी टैक्सेबल होगी वो बेसिस पे, कौन से बेसिस पे टैक्स, ड्यू और रिसीव बेसिस पे जो आपकी सैलरी टैक्सेबल होगी वो ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर के बेसिस पे टैक्सेबल होगी। सेक्शन 15 ये बोलता है। सेक्शन 15 नेक्स्ट बोलता है सैलरी पेड इन एडवांस इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ पेमेंट। जो आपके अगर सैलरी कोई आपको एडवांस में मिल जाती है तो वो सैलरी आपकी टैक्सेबल होगी किस ईयर में, जिस ईयर में आपको वो रिसीव हो गई। लेकिन सेम शैल नॉट बी टैक्स अगेन इन द ईयर ऑफ ड्यू। लेकिन वो दोबारा टैक्सेबल नहीं होगी जब आपको आपकी वो सैलरी ड्यू होगी। और एक चीज़ ध्यान रखना, इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी इफ देयर इज अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। जो आपकी इनकम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगी वो तभी टैक्सेबल होगी जब जो यहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। कुछ एग्जांपल, जैसे कुछ 2 केसेस हैं जहाँ पर आपकी सैलरी की इनकम सैलरी हेड में टैक्स ना होकर किसी दूसरे हेड में टैक्स होगी। जैसे अगर किसी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिल रही है तो वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी, ना कि सैलरी हेड में, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। वो दोनों पार्टनर हैं और आप आपस में मिलकर एक बिजनेस को रन कर रहे हैं और वहाँ से जो सैलरी मिल रही है वो उनकी बिजनेस इनकम है, सैलरी इनकम नहीं है। अगर उनको वहाँ से सैलरी मिलती है तो वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी, सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अगर एमपी एमएलए इन लोगों को अगर सैलरी मिलती है, एमपी एमएलए को लोकल अथॉरिटी से कोई सैलरी मिलती है तो वो किस हेड में टैक्सेबल होगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी, क्योंकि ना तो वो उनके लिए बिजनेस है और ना ही वो उनके लिए सैलरी है। वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी जो ये वाली इनकम है सैलरी जो मिलती है उनको एमपी एमएलए को लोकल अथॉरिटी से, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। अब अगर आपके पास सैलरी हेड का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो एक फॉर्मेट है जर्नल सा, आपको इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या करना है, ये सारी चीज़ें देखनी है। क्वेश्चन में आपको बेसिक सैलरी दी होगी, आपको बेसिक सैलरी लिखनी है। फीस कमीशन दिया होगा, फीस कमीशन लिखना है। बोनस ऐड कर देना है। उसके बाद जो आपके टैक्सेबल अलाउंस है वो ऐड कर देने हैं। उसके बाद टैक्सेबल परक्यूसिट ऐड कर देने, ये आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। ये सब ऐड करने के बाद आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। ग्रॉस सैलरी में से आपको डिडक्शंस माइनस करने को मिलेंगे सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 16 में कुछ एक्सपेंस के डिडक्शन दिए हुए हैं कि आप सैलरी के अगेंस्ट में ये डिडक्शन ले सकते हो। तो वो डिडक्शन लेस करने के बाद आपकी टैक्सेबल सैलरी आ जाएगी। अब सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी में काफ़ी सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। जैसे बेसिक सैलरी हो सकता है, डीए हो सकता है, एचआरए हो सकता है। एचआरए मतलब बेसिक सैलरी मतलब बेसिक पे जो आपका रहता है। डीए मतलब जिसको हम डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, यानी कि महंगाई भत्ता। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस। और बोनस मतलब बोनस आप समझते हो, दिवाली बोनस। सीसीए मतलब सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। एलटीए लीव ट्रैवल अलाउंस। पीएफ प्रोविडेंट फंड। ग्रेचुटी। तो ये सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। इसके अलावा आपके कुछ परक्यूसिट भी हो सकते हैं जो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं इन काइंड, उनको परक्यूसिट बोला जाता है। तो एक पर्सन की सैलरी इन सारे कंपोनेंट से मिलाकर मिलती है। तो टैक्सेबिलिटी जो होती है ना, वो टैक्सेबिलिटी जो हर कंपोनेंट की है वो अलग अलग है। टैक्सेबिलिटी ऑफ ईच कंपोनेंट इज डिफरेंट। बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, इन सारे कंपोनेंट की जो टैक्सेबिलिटी है ना वो डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, अब एक एक कंपोनेंट को उठाएंगे और उसकी टैक्सेबिलिटी डिस्कस करेंगे। लेट्स सी द टैक्सेबिलिटी ऑफ वेरियस सैलरी कंपोनेंट। अब बेसिक सैलरी की बात करते हैं। बेसिक सैलरी का मतलब होता है जो आपका बेसिक पे होता है, ये आपका फुल टैक्सेबल होता है। जितना भी आपको बेसिक सैलरी मिल रही है वो सारी फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको कोई डीए मिलता है तो डीए भी आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है। अब डीए 2 तरह के हो सकते हैं, डीए इन टर्म्स और डीए इन नॉट इन टर्म्स। डीए इन नॉट इन टर्म्स, डीए इन टर्म्स का मतलब क्या होता है, डीए इन टर्म्स का मतलब है कि ऐसा डीए जो आपकी रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए, रिटायरमेंट बेनिफिट की जो कैलकुलेशन होगी उसमें काम आएगा, उसकी कैलकुलेशंस में यूज आएगा, वो होता है आपका डीए इन टर्म्स। डीए नॉट इन टर्म्स का मतलब होता है ऐसा डीए जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशंस में यूज नहीं आएगा। ठीक है,
तो अभी तक हमने बेसिक सैलरी क्या देखा, फुल्ली टैक्सेबल है, डीए फुल्ली टैक्सेबल है, और डीए दो तरह के हो सकते हैं, हमने देख लिया, डीए इन टर्म्स, डीए नॉट इन टर्म्स। अब एक नोट है यहाँ पर, अगर कभी आपको साइलेंट केस में क्या एज्यूम करना है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है डीए, आगे नहीं बताया गया कि टर्म्स इन टर्म्स है या फिर नोट इन टर्म्स है, तो आपको हमेशा उसे नोट इन टर्म्स मानना है, ठीक है। अब थर्ड में हम डिस्कस करते हैं, अगर किसी एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से बोनस मिल रहा है तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या रहेगी। बोनस भी फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन रिसीट बेसिस पे, ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयर ने बोल दिया कि वो आपको बोनस देगा, तो बोनस कभी भी ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल नहीं है। बोनस हमेशा जब आपको रिसीव हो जाएगा तब आपको उस पर टैक्स देना है। फोर्थ कंपोनेंट है, अगर आपको कमीशन मिलता है, अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से कमीशन मिलता है तो एम्प्लॉयर से जो कमीशन मिलेगा वो भी आपका फुल्ली टैक्सेबल होगा। अगर कोई एक एम्प्लॉयर है और उसको कमीशन मिलता है, जैसे कि हाँ, अब नेक्स्ट में देखते हैं पॉइंट नंबर 5, एडवांस सैलरी की बात होती है। अगर आपको कोई सैलरी एडवांस में मिल जाती है, सपोज करो आज मार्च 2024 चल रहा है और मेरे को अप्रैल 2024 की सैलरी मार्च 2024 में मिल गई, तो सैलरी क्या होगी, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। जिस ईयर में मेरे को रिसीट होगी, जिस ईयर में मेरे को सैलरी मिल गई उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगी, यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में वो मेरी इनकम मान ली जाएगी। तो ये भी आपकी रिसीव वाले ईयर में टैक्सेबल हो जाएगी, चाहे वो किसी भी ईयर की इनकम हो, आपकी रिसीव वाले ईयर में उस पर टैक्स लग जाएगा। लेकिन एक चीज़ समझना, जो एडवांस अगेंस्ट सैलरी है ना, वो आपका एडवांस सैलरी नहीं होता। जो आपका एडवांस अगेंस्ट सैलरी है वो आपका एडवांस सैलरी नहीं होता। सपोज एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉई है, ठीक है, ये एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉई है। अब इसकी सैलरी मान लो 28,000 रुपये पर मंथ है। अब इसको नीड पड़ी, इसने अपने मालिक को बोला, मालिक मेरे को 70,000 रुपये एडवांस चाहिए, लेकिन उसने 70,000 सैलरी एज ए सैलरी नहीं लिया। उसने बोला कि मेरे को 70,000 दे दो, मेरे को ज़रूरी काम है, ठीक है, और इसको आप हर महीने मेरी सैलरी से 7,000 रुपये काटते रहना। 7,000 रुपये मेरी सैलरी से हर 7 महीने, मतलब हर 10 महीने तक काटते रहना। तो इसको जो 70,000 का जो उसको एडवांस मिला है, इसको एडवांस सैलरी नहीं बोलेंगे, इसको एडवांस अगेंस्ट सैलरी मिलेगी बोला जाएगा। जो आपका फ्यूचर मंथ में जो आपको सैलरी मिलेगी उससे डिडक्ट कर लिया जाएगा। एम्प्लॉयर बोल रहा है ठीक है चलो मैं तुम्हें ये वाला एडवांस देता हूँ, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा आपका ईयर वाले रिसीव में, ठीक है। ये एक लोन है, इसको लोन की तरह ट्रीट किया जाएगा और लोन पे कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है। अब ग्रेचुटी, अब बात करते हैं ग्रेचुटी पे। ग्रेचुटी मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ग्रेचुटी का मतलब पता होना चाहिए। ग्रेचुटी का मतलब होता है पेमेंट बाय एम्प्लॉयर। आपने अगर कहीं पर जॉब करी, सपोज करो आप टाटा कंपनी के एम्प्लॉई हो और आप पिछले 30 साल से टाटा में काम कर रहे थे और आज आपकी रिटायरमेंट होने वाली है, तो अब टाटा कंपनी क्या करेगी, आपको एज ए एप्रिशिएशन, आपको अप्रिशिएट करने के लिए कि आपने इतने साल तक हमारी कंपनी के साथ जुड़े रहे और हमें सर्विसेज दी, तो उस चीज़ के लिए आपको क्या मिलती है, ग्रेचुटी मिलती है। ग्रेचुटी इंडिया में देना कंपलसरी है। अगर कोई एम्प्लॉई किसी भी एम्प्लॉयर के पास लगातार कंटिन्यूस सर्विस दे देता है 5 ईयर्स की, तो वो एलिजिबल हो जाता है ग्रेचुटी के लिए। ऐसा पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में लिखा हुआ है। अब ग्रेचुटी का मतलब हमने समझ लिया कि जो आपने सर्विसेज दिए इतने टाइम तक, 30-35 साल तक जो आप कंपनी के साथ जुड़े रहे, आपने अपना टाइम दिया, तो उस चीज़ को अप्रिशिएट करने के लिए आपका एम्प्लॉयर आपको ग्रेचुटी का अमाउंट देता है आपके रिटायरमेंट के टाइम पर। ये आपको रिटायर होने के टाइम पर मिलती है। या फिर अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल से ज़्यादा काम करने के बाद स्विच कर देते हो तो भी आपको ग्रेचुटी मिलती। तो आओ अब इसका टैक्सेशन देखते हैं कैसे होगा। अगर आपको ग्रेचुटी रिसीव हो रही है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपने अभी रिटायरमेंट नहीं हुआ आपका, लेकिन आपने अपनी हो सकता है जॉब चेंज कर दी 5 साल बाद 10 साल बाद, तो वहाँ से जो आपको ग्रेचुटी मिलेगी वो फुल्ली टैक्सेबल होगी आपके लिए। लेकिन अगर ग्रेचुटी आपको रिटायरमेंट के टाइम मिल रही है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 10(10) एज फॉलोज। कैसे एग्जेम्प्ट होगी, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और आप रिटायर हो गए, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और आपको रिटायरमेंट पे कोई ग्रेचुटी का अमाउंट मिलता है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब मजे ही मजे, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ हम देखेंगे सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो होगा वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को होगा, ठीक है। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो देखना पड़ेगा आपको, क्या आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर थे, अगर कवर थे या नहीं थे। अगर नहीं कवर थे तो इस तरह से आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, और अगर कवर थे तो इस तरह से आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। पहले देखते हैं अगर आप कवर थे तो तब क्या होगा। तो अब आपको क्या करना है, 15 डिवाइड बाई 26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट राउंड सैलरी लेनी है अपनी, और इनटू कर देना है नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। 15 डिवाइड बाई 26 यानी कि आपको हर साल की
15 डिवाइड बाई 26 जो आपकी लास्ट डाउन सैलरी है, जब भी आप रिटायर हुए उससे पहले की जो आपकी लास्ट डाउन सैलरी है उसको आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है, 26 से डिवाइड करना है, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देना है जितने साल की आपने सर्विसेज दी ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन अगर सर्विसेज आपने सपोज करो 26 साल 8 महीने की सर्विस दी आपने, तो जो भी आपका 8 महीने ना आपको उसको 26 साल 8 महीने की जगह 27 साल मानना पड़ेगा, क्योंकि जो राउंड ऑफ करना होगा आपको वन में। अगर आपके जो मंथ्स हैं सर्विसेज के मंथ्स हैं वो 6 से ज़्यादा हैं तो उनको आपको एक अपर राउंड ऑफ करना पड़ेगा। जैसे अगर मान लो 27 साल 4 महीने हैं तो आपको उसको राउंड ऑफ नहीं करना, लेकिन अगर 6 महीने से ज़्यादा 26 साल 27 साल 7 महीने हैं तो आप उसको 28 साल लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर 3 लिमिटें दी गई थी। पहली लिमिट हमने देख ली 15 डिवाइड बाई 26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट डाउन सैलरी, और उसके बाद नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेना है आपको। अब लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देख लो, लास्ट डाउन सैलरी का मतलब क्या है। लास्ट डाउन सैलरी का मतलब है आपको अपनी लास्ट बेसिक सैलरी ले लेनी है पर मंथ। उसके बाद आपको डीए ले लेना है, वेदर इन टर्म्स और नोट, चाहे तो आपका डीए इन टर्म्स हो या नोट हो, दोनों को आपको लेके ऐड कर देना, ये आपकी लास्ट डाउन सैलरी आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर देना कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। अगर जो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है वो 6 मंथ से ज़्यादा है तो उसको अपर राउंड ऑफ कर देना। और सेकंड लिमिट आपकी है अगर जो आपको एक्चुअल में ग्रेचुटी का अमाउंट रिसीव हुआ है या मैक्सिमम 20 लाख, इन तीनों में से जो भी लोअर आता है ना उतने अमाउंट का आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, बाकी आपकी ग्रेचुटी जो होगी टैक्सेबल हो जाएगी। सपोज करो आपको 25 लाख रुपए ग्रेचुटी मिली थी और इन तीनों का लोअर जो आया वो आपका 10 लाख आया, ये तीनों लिमिट आपने चेक करी और 10 लाख आया, तो आपकी 15 लाख की ग्रेचुटी जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं थे तब क्या होगा आपके साथ। तब आपको देखना है, तब आपको क्या करना है, दो लिमिट तो आपकी सेम ही रहेंगी कि जितना मिला है मैक्सिमम उतना ही एग्जाम्प्ट हो सकता है, उससे ज़्यादा तो एग्जाम्प्ट हो नहीं सकता। जितना आपको एक्चुअली मिला है वो एग्जाम्प्ट हो सकता है, या फिर मैक्सिमम 20 लाख। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है कि 20 लाख से ऊपर नहीं जाएगी ग्रेचुटी का अमाउंट। उसके बाद यहाँ पर एक डिफरेंस है, बस पॉइंट नंबर ए में आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 15 डिवाइड बाई 26 ना करके यहाँ पे आपको 15 डिवाइड बाई 30 करना है। मल्टीप्लाई बाय लास्ट डाउन सैलरी नहीं लेनी, एवरेज सैलरी पर मंथ लेनी है। एवरेज सैलरी आपको पर मंथ लेनी है, यानी कि आपको, और उसके बाद आपको नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेने हैं। नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेने हैं। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, वहाँ पे आपको बोला गया था अगर जो आपके पार्ट ऑफ 6 मंथ, इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ को आपको क्या लेना था, राउंड ऑफ करना था 1। लेकिन यहाँ पे अगर आपके 27 साल 8 महीने इवन 11 महीने भी थे ना तो भी आपको उसको 27 साल ही लेना है, 28 साल नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन को आपको इग्नोर करना होगा अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं थे। तो एग्जम्पशन कैसे मिलेगी, विच एवर इज लोअर। इन 3 लिमिट के अंदर, इन 3 लिमिट में जो भी लीस्ट आएगा वो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी, यानी कि 15 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यहाँ पे आपको कंप्लीटेड लेना है, अगर कोई भी पार्ट ईयर है उसको आपको इग्नोर करना है। अब एवरेज सैलरी पर मंथ का मतलब क्या है, एवरेज सैलरी पर मंथ का मतलब है एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। आपको लास्ट 10 मंथ की सैलरी लेनी है, उसको 10 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगी एवरेज बेसिक सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। उसके बाद आपको उसमें ऐड करना है डीए इन टर्म्स। यहाँ पर देखो डीए इन टर्म्स, वेदर इन टर्म्स और नोट, यानी कि यहाँ पर दोनों डीए थे, यानी कि टर्म्स वाला भी और नोट इन टर्म्स वाला था। लेकिन यहाँ पर जो आपको ऐड करना है ना एवरेज सैलरी में, वो सिर्फ टर्म्स वाला ऐड करना है। वो भी आपको कैसे करना है, लास्ट 10 मंथ का लेकर उसको 10 से डिवाइड कर देना है, वो आपका एवरेज आ जाएगा। उसके बाद एवरेज टर्नओवर बेस्ड कमीशन इन लास्ट 10 मंथ, जो आपको कमीशन मिला लास्ट 10 मंथ में उसको भी आपको 10 से डिवाइड करना है, यानी कि पिछले 10 महीने का लेकर 10 से डिवाइड कर दो, वो एवरेज आ जाएगा आपको। और ये सारी जो आप सैलरी बेसिक सैलरी लोगे, डीएन टर्म्स लोगे, ये आपको कब लेना है, जिस मंथ में आप रिटायर होते हैं ना उससे जो पहले वाला महीना है वहाँ से आपको पीछे के 10 महीने लेने हैं। सपोज करो आप मार्च चल रहा है, मार्च में आप रिटायर होते हो और आपको ग्रेचुटी मिलती है, तो आपको फरवरी से लेकर पीछे के 10 महीने का बेसिक सैलरी लेनी है, उसको 10 से डिवाइड करना है, और ऐसी डीए और टर्नओवर बेस्ड कमीशन लेके 10 से डिवाइड करके आपकी एवरेज सैलरी आ जाएगी। तो ये आपका ग्रेचुटी पर टैक्स हो गया। एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम, एक क्वेश्चन देख लेते हैं ग्रेचुटी के ऊपर। तो आपके स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, आइए पढ़ते हैं। मिस्टर रवि रिटायर ऑन 15 जून 2023 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 26 ईयर 8 मंथ्स ऑफ सर्विस एंड रिसीव ग्रेचुटी 15 लाख। उसको 15 लाख की ग्रेचुटी मिली है, उसने 26 साल 8 महीने जॉब करी थी कहीं पर, और वो 15 जून 2023 को रिटायर हो गया वहाँ से। अब उसको क्या हुआ, 15 लाख की ग्रेचुटी मिली है अपने रिटायरमेंट में। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ और डिटेल दी गई है यहाँ पर। बेसिक सैलरी की डिटेल दी गई है कि 50,000 रुपये पर मंथ उसकी सैलरी थी, उसका जो डीए था वो 10,000 रुपये पर मंथ था, जिसमें से 60% क्या था,
विच इज़ फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी कि डी एन टर्म्स था, 60% आपका डी एन टर्म्स था। अब आपको क्या करना है, कमीशन दिया हुआ है 1% ऑफ टर्नओवर, और उसको कमीशन कितना मिलता था, 1% ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर यहाँ पर दिया हुआ है 1,20,00,000, 1,20,00,000 का 1% उसको कमीशन मिलता था। बोनस उसको दिया हुआ है 25,000 रुपये पर एनम, यानी कि एनुअली उसको 25,000 रुपये का बोनस मिलता था। अब आपको क्या करना है, कंप्यूट करनी है उसकी टैक्सेबल ग्रेचुटी इन 3 केसेस में। पहले केस में आपको एज्यूम करना है कि वो प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉई है और कवर्ड है वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में। दूसरे केस में आपको ये एज्यूम करना है कि वो प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉई है बट कवर नहीं है वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में। और तीसरे केस में आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉई ट्रीट करना है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में तो सीधा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई को जो भी रिटायरमेंट पर सैलरी मिलेगी वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी सीधा, इसमें आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सीधा एग्जाम्प्ट है, ठीक है, ये तो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। लेकिन इन 2 केस में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो पहले कवर्ड वाली की कैलकुलेशन करते हैं। कवर्ड वाले की कैलकुलेशन कैसे होती है वो हम यहाँ पर देखते हैं। कवर्ड वाले केस में हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। ए वाले में सबसे पहले तो जितना अमाउंट मिला आपको, टैक्सेबल कितनी है, ग्रेचुटी का टैक्सेबल ग्रेचुटी निकाल लेना आपको, टैक्सेबल ग्रेचुटी निकालनी है। यहाँ पे आप लिखो ग्रेचुटी रिसीव्ड, 15 लाख की आपको ग्रेचुटी रिसीव हुई है, और यहाँ पर आपको एग्जम्पशन माइनस करनी है, एग्जेम्प्ट अमाउंट माइनस करना है आपको, ये आपकी टैक्सेबल आ जाएगी, टैक्सेबल ग्रेचुटी। अब ये जो है ना आपको वर्किंग नोट 1 बनाकर यहाँ पर सोल्व कर देना। अब वर्किंग नोट 1 बनाते हैं टैक्सेबल ग्रेचुटी का, वर्किंग नोट 1, एग्जेम्प्ट अमाउंट क्या होगा, विच एवर इज लोअर। पहले तो अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ है आपको, 15 लाख। दूसरा मैक्सिमम 20 लाख। तीसरा वाले में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या बोला था, अगर कवर है तो आपको 15 डिवाइड बाय 26 लेना है, और लास्ट डाउन सैलरी लेनी है उसकी। और सैलरी में आपको क्या लेना था, सिर्फ बेसिक 50,000 महीना, प्लस में DA 10,000। DA आपको दोनों लेने थे, इन टर्म्स और नॉट इन टर्म्स वाला, तो 10,000 पूरा का पूरा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितनी है उसकी, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस यहाँ पर है 26 साल 8 महीने। तो यानी कि कवर है तो आपको फ्रैक्शन यानी कि 6 महीने से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर 27 साल लेने पड़ेंगे। अब ये जो अमाउंट आएगा ना, तो उसको आपको इन तीनों को, दोनों अमाउंट से कंपेयर करके जो लिस्ट आएगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं, मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ। 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 60,000 20 ईयर्स, 9,34,615। अब यहाँ पे आपको एग्जेम्प्ट माइनस कर देना है, 9,34,615। टैक्सेबल अमाउंट निकाल लो 15। अब इस अमाउंट को आपको 15 लाख से माइनस कर देना है। ये आपका 5,65,385, 5,65,385 ये आपका टैक्सेबल अमाउंट आ गया। तो केस 1 का अपना आंसर आ गया 5,65,385। चलो देखते हैं, बिल्कुल ठीक है, 5,65,685 ये हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 15 लाख, उसमें से एग्जाम्पशन हमने 10 की माइनस कर दी। जो एग्जाम्पशन हमारी कैसे लिख ली, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ग्रेचुटी जितना रिसीव हुआ, स्टैचुरी लिमिट 20 लाख की है, उसका 15 डेज सैलरी बेस्ड ऑन लास्ट डाउन सैलरी, ये हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद केस 2 हम देखते हैं, जब आपको ग्रेचुटी, हाँ केस 2 देखते हैं, नोट कवर वाला, नोट कवर वाला केस 2। इसमें भी आपको 15 लाख मिल रही है, लेकिन यहाँ पे जो अमाउंट आएंगे वो अलग आएंगे आपके। तो आपको वर्किंग नोट 1 में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। तो आपका ये वाला अमाउंट बदल जाएगा सिर्फ, यहाँ पे 15 डिवाइड बाय 30 आएगा, यहाँ पर एवरेज सैलरी आएगी आपकी लास्ट 10 मंथ की, और जो यहाँ पर आएगा ना आपका, यहाँ पर 26 ईयर आएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेने होते हैं अगर आप कवर नहीं हो तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितने 26, लेकिन अब आपको एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज सैलरी कैलकुलेट कर लो। यहाँ पर एवरेज सैलरी का मतलब मैंने बताया था आपको कि बेसिक सैलरी लेना लास्ट 10 महीने की, और उसको डिवाइड कर देना 10 से। 50,000 रुपये पर मंथ बेसिक सैलरी है। पहले इसमें हाँ एवरेज में बेसिक ले लो, पहले 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10। कोई इन्फॉर्मेशन दी है सैलरी इंक्रीमेंट की, नहीं दी ना, हाँ, तो ये 50,000 आपकी बेसिक आ गई। अब इसके बाद आपको लेना था DA इन टर्म्स, DA इन टर्म्स वाला लेना था। टर्म्स आपका 60% है, यानी कि 10,000 रुपये आपको ये मंथली रिसीव हो रहा है, उसमें से 60% इन टर्म्स है। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, ये आ गया आपका 6,000। उसके बाद टर्नओवर बेस्ड कमीशन,
ये आपका 1% ऑफ टर्नओवर है, यानी कि 1% आपका टर्नओवर है 1,20,00,000। 1,20,00,000 का 1% हो गया 12,00,000। 1.5 CR 1%, ये आपका कितने का, पूरा 12 साल का है, सॉरी 12 महीने का है ये आपका पूरा। इसको आपको 10 महीने का आपको पर मंथली चाहिए ना, तो 12,00,000 इंटू में, तो कैलकुलेट करते हैं 1,20,00,000 का 1% डिवाइड बाई 12%, 1,20,00,000 मल्टी 1% और इसको डिवाइड कर दो 12 से, ये आपका आ गया 10,000 रुपये। 50, 10, 60, 66, 66 आपकी आ गई एवरेज सैलरी पर मंथ। अब यहाँ पर आपको 66,000 रुपये लिख देना है और कैलकुलेशन कर देनी है। देखो 66,000 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 26, 8,58,000 की आपकी एग्जामिशन अमाउंट आ गई। 8,58,000 यहाँ पर लिख दो, 8,58,000 15,00,000 में से माइनस कर दो, आपका टैक्सेबल आ जाएगा 15,00,000 से माइनस 6,42,000। सेकंड केस में आपकी जो टैक्सेबल ग्रेचुटी आ गई वो आ गई 6,42,000। देखो नोट इन कवर, नोट कवर्ड, तो आपको ग्रेचुटी 15,00,000 की मिली, एग्जामिशन हमने कैलकुलेट करी नोट से 8,58,000, 6,42,000 की आपकी टैक्सेबल ग्रेचुटी आ गई। ये कैसे कैलकुलेट हुई, आपको लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग लेना था, जितना अमाउंट रिसीव हुआ, स्टैट्यूटरी लिमिट आपकी 20 लाख है, उसके बाद आपको ये वाला फॉर्मूले से अमाउंट लेना था। ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया और अपनी आ गई 8,58 की एग्जामिशन। तो यहाँ तक हमारा ग्रेचुटी का टैक्सेबिलिटी खत्म होती है एग्जाम्पल के साथ। अब आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। ग्रेचुटी का टैक्सेशन खत्म हो गया, अब हम बात करेंगे पेंशन की। नेक्स्ट बात करते हैं पेंशन। पेंशन का मतलब क्या है, पेंशन क्या होती है, पीरियोडिक पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय फॉर पास्ट सर्विसेज गिवन बाय एम्प्लॉय आफ्टर हिज रिटायरमेंट। अब क्या होता है, एक पर्सन है, उसने कहीं पर 30-35 साल जॉब करी, उसके बाद आज उसकी रिटायरमेंट है, अब वो 60 साल का हो गया है, कंपनी ने उसको रिटायर कर दिया है, अचानक से उसके सारे अर्निंग के सोर्स बंद हो गए, वो सैलरी पे डिपेंडेंट है, उसकी सैलरी आज से बंद होने वाली है, तो उसके जो खर्चे कम नहीं होने वाले, लेकिन उस खर्चे को तो कंपनी ये सोचती है कि मेरा एम्प्लॉय ने मेरे को इतने साल अपना टाइम दिया, अपनी सर्विसेज दी, तो अचानक से मैं उसकी सैलरी नहीं बंद रोक सकती। तो उसके लिए क्या होता है, कंपनी रिटायरमेंट के टाइम पे ना हर मंथली एक पेंशन देती है, अपने एम्प्लॉयज़ को पेंशन देती है ताकि वो अपनी आगे की लाइफ इंजॉय कर सकें। तो पेंशन आपकी दो तरह की हो सकती है, एक होती है अनकमिटेड पेंशन और कमिटेड पेंशन। अनकमिटेड पेंशन का मतलब है मंथली पेंशन, आपको मंथली कुछ पैसा मिलता रहेगा, सपोज आपको 10,000 रुपये हर महीने कंपनी आपको रिटायरमेंट के बाद भी देती रही है। तो ये मंथली जो होती है ना, मंथली पेंशन, जिसको हम अनकमिटेड पेंशन बोलते हैं, वो आपकी फुल्ली टैक्सेबल होती है, चाहे वो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉई हो। लेकिन कमिटेड पेंशन जो होती है वो वाली पेंशन होती है, जैसे सपोज करो आपने लमसम आपको कोई अमाउंट मिल गया, आपको पेंशन के नाम पर, जैसे आप रिटायर हुआ, आपकी कंपनी ने आपको 20 लाख रुपए पेंशन दे दी कमिटेड, यानी कि एक साथ जो आपको अमाउंट मिल गया वो कमिटेड पेंशन बोला जाता है। लेकिन अब इसकी जो एग्जामिशन है ना, वो आपको मिलती है सेक्शन 10(10)(a) में। फिर से आपको देखना होगा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, यस गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो आप बहुत लकी हो, आपके लिए ये वाली पेंशन जो है फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो भी आपके लिए एग्जामिशन है, लेकिन एग्जामिशन आपके लिए फुल नहीं है, फिर आपके लिए पार्शियल एग्जामिशन है। तो आपको फिर क्या चेक करना है, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो आपको चेक करना है कि आपको ग्रेचुटी मिली थी। अगर आपको ग्रेचुटी मिली थी या आपको ग्रेचुटी नहीं मिली थी, आपसे पूछा जाएगा कि आपको ग्रेचुटी मिली थी या आपको ग्रेचुटी नहीं मिली थी। अगर आपको ग्रेचुटी मिली थी तो आपको जो एग्जामिशन है ना वो कम मिलेगी, ये 1/3 ऑफ टोटल पेंशन देंगे हम आपको। तो सरकार ने बोला अगर आपको ग्रेचुटी मिली है तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ग्रेचुटी भी ले रहे हो, पेंशन भी ले रहे हो, तो जो एग्जामिशन है ना वो कम दी जाएगी आपको। तो जितनी भी आपको टोटल पेंशन है, यानी कि कमिटेड प्लस अनकमिटेड पेंशन को मिला के आपको टोटल पेंशन बनती है, टोटल पेंशन का आपका 1/3 क्या होगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, यानी कि 33.33% एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बाकी जो 70 कुछ रह गया वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन आपको ग्रेचुटी रिसीव नहीं होती, तो सरकार ने बोला कि कोई नहीं, आप आधी पेंशन पर टैक्स दे दो, आधी टोटल पेंशन पर टैक्स दे दो मेरे को, सॉरी आधी टोटल पेंशन पर टैक्स दे दो, बाकी आप एग्जाम्पशन ले लो। अब इसके लिए भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर सागर है और मिस्टर सागर रिटायर हो जाते हैं 1 अक्टूबर 2023 को, और वो उनको पेंशन मिलने लग जाती है 5,000 रुपये पर महीना। अब वो क्या करते हैं, 1 फरवरी 2024 को उनको कोई बता देता है कि पेंशन आप कम्यूट करवा लो, इस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो वो अपने एक फ्रेंड से मिलते हैं, वहाँ पर उनको पता चलता है कि वो 60% ऑफ क्या करते हैं, उस पेंशन को कम्यूट करवा लेते हैं, और उनको अमाउंट जो मिलता है कम्यूट पेंशन का वो 3 लाख, उनको 3 लाख रुपये फिर मिल जाता है फरवरी 2024 के अंदर। अब आपको कैलकुलेट करना है टैक्सेबल पेंशन बतानी है आपको, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है
और उनको ग्रेचुटी मिल रही है। तीसरा केस है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है पर उनको ग्रेचुटी नहीं मिल रही। इन तीनों केसेस में आपको उनकी टैक्सेबल पेंशन बतानी है। तो कैलकुलेट करते हैं। और सबसे पहला केस तो बड़ा सिंपल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। अब उसके बाद उसको ग्रेचुटी मिल रही है, ग्रेचुटी रिसीव हो रही है, तो दूसरे वाले केस में आपको क्या करना है, 1/3 टोटल पेंशन का आपका 1/3 क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अमाउंट कम्यूटेड पेंशन देखनी, सॉरी यहाँ पर भी हमने गलती कर दी, क्योंकि यहाँ पर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या था, जो अनकम्यूटेड मंथली पेंशन है ना, मंथली पेंशन है, वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी टैक्सेबल है। और ये पेंशन कितनी मिल रही है उसको, 5,000 रुपये पर मंथ, 1 अक्टूबर से यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में उसको 6 महीने की पेंशन मिली है। 6 महीने में से उसने जनवरी तक की जो पेंशन है उसको उसने पूरा लिया है, मतलब 5,000 का 5,000 लिया है। लेकिन फरवरी के बाद उसने 2 महीने की पेंशन को कैसे लिया है, 60%, 40% उसने मंथली लिया है, 60% उसने कम्यूट करवा लिया है। तो ये पेंशन आपकी टैक्सेबल हो जाएगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। कैलकुलेट करो, 5,000 इंटू में 4 प्लस 5,000 इंटू में 2 इंटू में 40%, यानी कि 24,000 टैक्सेबल हो जाएगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में। अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है लेकिन ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है, ग्रेचुटी रिसीव कर रहा है, तो इसके केस में क्या होगा, मंथली पेंशन तो इसकी भी टैक्सेबल हो जाएगी 24,000, सेम ही आएगी दोनों के केस में। अब जो कम्यूटेड पेंशन है उसमें क्या होगा, एग्जाम्शन मिलेगी, कितना अमाउंट है, पहले तो 3 लाख रिसीव हुआ है, इसमें से कुछ एग्जाम्शन मिलेगी, एग्जाम्शन आपको मिलेगी 1/3 ऑफ टोटल पेंशन। अब टोटल पेंशन कैसे मिलेगी आपको जो 60% आपने कम्यूट करवा लिया और आपको अमाउंट रिसीव हुआ 3 लाख, तो 3 लाख जो है ना आपका 60% है किसका, टोटल पेंशन का। तो आपको डिवाइड करना है 3 लाख को 60% से, ये आपका 100% आ जाएगा। अब इसका जो आपको 1/3 होगा वो एग्जाम्शन मिल जाएगी। अब डिवाइड करो उसको 100% में कन्वर्ट करो, 3 लाख डिवाइड बाय 60%, ये आपका आ गया 5 लाख। 5 लाख का 1/3 आपको डिडक्शन मिल जाएगा, यानी कि 1,66,666, 1,66,666 बोल दो। इस अमाउंट की आपको, ये अमाउंट आपका टैक्सेबल होगा कम्यूट वाली का, 3 लाख में से एग्जाम्शन मिल जाएगी। 1,33,000 का आपकी कम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल हो जाएगी। टोटल टैक्सेबल पेंशन कितनी होगी, 24,000 प्लस में 1,33,000, यानी कि 1,57,333। अब केस सी देखो, आपको ग्रेचुटी रिसीव नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है, मंथली पेंशन देखनी है पहले। मंथली पेंशन तो आपकी 24,000 आ रही है और वो सबके लिए टैक्सेबल है। अनकम्यूटेड वाली देखनी है अब, अनकम्यूटेड पेंशन, सॉरी कम्यूटेड वाली आपको 3 लाख रुपए मिली है और टैक्सेबल कितनी है, आपको रिसीव नहीं हो रही, तो ग्रेचुटी रिसीव नहीं करी ना आपने, तो आपको हम ज़्यादा वो अलाउ कर देंगे एग्जाम्शन, यानी कि आपको 1/2 अलाउ हो जाएगी टोटल पेंशन का। टोटल पेंशन हमने निकाली थी 5,000 आ रही है हमारी, 5 लाख आ रही है, 5 लाख का हाफ यानी कि 2.5 लाख की आपको एग्जाम्शन मिल जाएगी। आपकी जो पेंशन टैक्सेबल होगी कमिटेड वाली वो 50,000 होगी। कुल मिला के आपको 74,000 की पेंशन पर टैक्स लगेगा। और इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी बुक में ये एग्जांपल है, मैंने वहीं से इस एग्जांपल को लिया है। खुल जा, पेंशन वाला एग्जांपल, ठीक है। ये है वो एग्जांपल जो अभी हमने सॉल्व किया। मिस्टर सागर ने रिटायर किया था 1/10/2023 को, 5,000 पर मंथ उसको पेंशन मिल रही थी। 1 फरवरी 2024 से उसने 60% अपनी पेंशन को कमिट कर लिया, 3 लाख उसको कमिटेड पेंशन मिली। अब आपको बताना था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो क्या टैक्सेबल पेंशन है, प्राइवेट एम्प्लॉई है ग्रेचुटी रिसीव हो रही है तो क्या पेंशन है, और प्राइवेट एम्प्लॉई है ग्रेचुटी रिसीव नहीं हो रही तो क्या पेंशन है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए मैंने बताया 24,000 टैक्सेबल आ रही थी, हमारे केस में भी टैक्सेबल आ रही थी। उसके बाद प्राइवेट एम्प्लॉई है और अनकमिटेड वाली तो 24,000 इसके लिए भी टैक्सेबल है। उसके बाद कमिटेड पेंशन में आपको 1/3 का एग्जाम्पशन मिल रही थी, 3 लाख डिवाइड बाय 60, यानी कि टोटल पेंशन निकालने के लिए हम किया, फिर हमने 1/3 इसका 1,57,333 एग्जाम्ट आ रहा था, सॉरी टैक्सेबल पेंशन आ रही थी। अब प्राइवेट एम्प्लॉई है और साथ ही साथ ग्रेचुटी भी रिसीव नहीं कर रहा, तो यानी कि उसको एग्जाम्शन जो मिलेगी ज़्यादा की मिलेगी, 1/2 की मिलेगी। 1/2 की एग्जाम्शन दी हमने, 24,000 सेम आया।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2.5 लाख रुपए की एग्जामिशन मिल रही थी और 74,000 आपका टैक्सेबल आ रहा था। तो यहाँ तक हमारा पेंशन वाला भी खत्म हो जाता है। पेंशन के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका लीव सैलरी। लीव सैलरी और लीव इनकैशमेंट। लीव सैलरी और लीव इनकैशमेंट का मतलब क्या है? दोनों का मतलब एक ही है, चाहे तो लीव सैलरी हो या लीव इनकैशमेंट लीव सैलरी का ही दूसरा नाम है। अब मतलब देखते हैं इसका। एवरी एम्प्लॉयर रिसीव्ड सम पेड लीव इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाते हो तो वहाँ का जो एम्प्लॉयर होता है आपको कुछ ऐसी लीव प्रोवाइड करता है जिसके बदले में वो आपकी सैलरी नहीं काटता है। तो वो जो लीव्स होती है ना वो आपकी पेड लीव बोला जाता है इनको। इफ सच लीव्स रिमेन अनयूटिलाइज, अगर मान लो आपको एक साल में 30 लीव दी जाती है, पेड लीव जाती है, मतलब 30 छुट्टी करोगे आप एक साल के अंदर, तो उसमें से आपको सैलरी नहीं कटेगी। 30 से ज़्यादा करोगे तो आपकी सैलरी कटेगी। तो जितनी अगर आपको लीव दी गई थी एम्प्लॉयर ने जितनी आपको लीव अलाउड करी थी, उन पेड लीव में से आपने कुछ लीव्स नहीं यूज़ करी, मतलब आपकी कुछ लीव्स बच गई। तो कई बार क्या होता है, आपका जो एम्प्लॉयर होता है ना, जो आपने लीव्स नहीं ली उनके बदले आपको पैसा दे देता है, उन लीव्स के बदले आपको पैसे देता है। उसी को हम बोलते हैं लीव इनकैशमेंट। मान लो आपको हर साल 30 लीव मिलती है जिसमें से आपने 10 लीव आपकी यूज़ नहीं हो पाई, आपने 20 लीव तो ले ली, अब 10 लीव आपकी यूज़ नहीं हो पाई। अब उस 10 लीव के बदले ना कई बार एम्प्लॉयर आपको 10 दिन का सैलरी दे देता है, 10 दिन की सैलरी दे देता है, उसी को बोला जाता है लीव इनकैशमेंट। अब इस लीव इनकैशमेंट पर टैक्स कैसे लगेगा वो देखते हैं। लीव इनकैशमेंट पर टैक्स कैसे लगेगा? अगर ये आपको एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरिंग मिली है, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिली है तो टैक्सेबल है ये सबके लिए, ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल है सबके लिए अगर एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरेशन में मिलता है। लेकिन रिटायरमेंट के टाइम मिलता है। कई बार क्या होता है, आपकी जो लीव होती है ना एक्यूमुलेट होती रहती है हर साल की, और आपको जब आप रिटायर होते हैं तब देखा जाता है कि आपकी कितनी अनयूटिलाइज लीव बची है और उनके बदले में आपको कैश दिया जाता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो बल्ले बल्ले आपके लिए फुल्ली एग्जाम्प्ट है ये। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हर जगह बेनिफिट मिल रहा है। ग्रेचुटी में देखा हमने फुल्ली एग्जाम्प्ट था। रिटायरमेंट पर बेनिफिट जो मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है। पेंशन हो चाहे वो ग्रेचुटी हो, चाहे वो लीव सैलरी हो। लीव सैलरी मिली आपको रिटायरमेंट पर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को फुल्ली एग्जाम्प्ट है। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसके लिए यहाँ पर पार्शियल एग्जाम्पशन दी जाती है, जो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल जो आपको अमाउंट मिला, 4 अमाउंट को आपको कंपेयर करना है बेसिकली, इन 4 एग्जाम्पशंस को, 4 लिमिट को कंपेयर करना है, और जो सबसे कम अमाउंट आएगा उतने की आपको एग्जाम्पशन दे दी जाएगी। तो जितना अमाउंट मिला वो ले लेना। 25 लाख रुपए मैक्स आपको मिलेंगे, ये मैक्स लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट 25 लाख है। उसके बाद आपको क्या करना है, एवरेज सैलरी लेनी है लास्ट 10 मंथ की, प्रीसीडिंग द मंथ इन विच प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। मान लो आप मार्च 2023 में रिटायर हो रहे हो, मार्च 2023 में रिटायर हो रहे हो तो पीछे के 10 महीने की एवरेज सैलरी लेना, यानी कि फरवरी से लेके पीछे के 10 महीने की एवरेज सैलरी जो आती है वो ले लेना, उतनी मैक्स, थर्ड लिमिट मैक्स 10 महीने की सैलरी। उसके बाद डी में आपको बोला गया है कैश इक्विवेलेंट टू द अनयूटिलाइज लीव। या तो आपका जो कैश का आ रहा है बैलेंस, जितनी आपकी अनयूटिलाइज लीव है, अनयूटिलाइज लीव मान लो आपकी 100 लीव बची हुई थी पूरे आपके रिटायरमेंट के टाइम तक, और आपकी पर डे की सैलरी आ जाती है 1000 रुपये, तो 100 इंटू 1000 यानी कि आपको 10 लाख हो गया शायद, नहीं 1 लाख हो गया, तो आपका 1 लाख की यहाँ पर ये अमाउंट आ जाएगा। ये जो आपका कैश इक्विवेलेंट टू अनयूटिलाइज लीव निकलेगा, ये भी आपका बेस निकलेगा लास्ट 10 मंथ सैलरी पर। अब जो एक साल में मैक्सिमम छुट्टियाँ अलाउ होती है ना आपको इनकम टैक्स के अंदर, मान लो आपको एम्प्लॉयर 40 छुट्टी अलाउ करता है, लेकिन हम तब भी उसको 30 लेंगे, मैक्सिमम 30 लेंगे। अगर 20 करता है तो 20 लेंगे, 25 करता है तो 25 लेंगे, लेकिन अगर 35 कर देता है तो 30 ही लेंगे मैक्सिमम, 30 से ऊपर नहीं जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं लीव सैलरी का। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर सैलरी का मतलब क्या है। सैलरी का मतलब वही है, आपको क्या लेना है, बेसिक ले लेना है, बेसिक प्लस में डीए इन टर्म्स लेना है, और साथ में टर्नओवर बेस्ड कमीशन लेना है। हाँ, तो इलिस्ट्रेशन देखते हैं हम 5, आपके आईसीआई के मॉड्यूल का इलिस्ट्रेशन नंबर 5 देखते हैं, जिसमें मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं 1 दिसंबर 2023 को, आफ्टर 20 ईयर ऑफ सर्विस एंड रिसीव कर रहे हैं वो लीव सैलरी ऑफ 5 लाख। गुप्ता रिटायर हो रहा है 1 दिसंबर 2023 को 20 साल की सर्विस देने के बाद, और उसको 5 लाख की लीव सैलरी मिल रही है। अदर डिटेल्स आपको नीचे दी हुई है। बेसिक सैलरी उसकी कितनी थी, 5,000 रुपये पर मंथ थी, जिसमें से 1,000 रुपये कब इंक्रीज़ हुए थे, 1 अप्रैल 2023 से इंक्रीज़ हुए थे, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से पहले उसकी सैलरी 4,000 रुपये पर मंथ थी बेसिक सैलरी। डियरनेस अलाउंस जो उसको मिल रहा है वो 3,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है, जिसमें 60% क्या है, डी एन टर्म्स है। कमीशन 500 रुपये पर मंथ है, बोनस 1000 पर मंथ है, लेकिन यहाँ पे कमीशन टर्नओवर बेस नहीं है, तो इसको वाले को आपको इग्नोर करना है, इसको कंसिडर नहीं करना लीव सैलरी का टैक्सीबल निकालते टाइम। अब जो उसकी लीव उसने अवेल्ड करी है ड्यूरिंग द ईयर वो 480 है, 480 उसने लीव ले ली है, और उसको हर साल में 30 लीव मिलती थी,
यानी कि 20 साल में उसको 30 लीव मिली, हर साल उसको 30 लीव मिलती, तो 20 साल में उसको कितनी लीव मिली, 30 इंटू में 20, उसको 600 लीव मिली, जिसमें से 600 में से उसने 400 कितनी ले ली, 480 लीव ले ली, 180 120 लीव, 120 लीव उसकी कितनी रहेगी, अनयूटिलाइज रह गई। अब इनका उसको कैश मिला है, इसके बदले 120 लीव जो उसने नहीं ली उसके बदले उसको 5 लाख का कैश मिला है। अब आपको क्या करना है, टैक्सेबल बताना है कितना लीव सैलरी उसकी टैक्सेबल होगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का तो एग्जाम्प्ट है ना, सारा एग्जाम्प्ट, निल टैक्सेबल। लेकिन दूसरे वाले केस में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उस कैलकुलेशन की हम यहाँ पर करेंगे, उस कैलकुलेशन को हम यहाँ पर करेंगे। टैक्सेबल लीव सैलरी, पहले तो अमाउंट कितना रिसीव हुआ आपको, 5 लाख, उसमें से आपको एग्जामिशन माइनस कर देनी है। ये वर्किंग नोट में कंप्यूट करोगे आप, यहाँ पे आपकी टैक्सेबल लीव सैलरी आ जाएगी। तो वर्किंग नोट 1 में आपको क्या करना है, एग्जाम्प्ट अमाउंट निकालना है। ए में हमने देखा था एक्चुअल में जितना मिला, एक्चुअल रिसीव कितना हुआ, 5 लाख। मैक्स हमने देखा, मैक्स लिमिट कितनी थी, 25 लाख। उसके बाद पिछले 10 मंथ की एवरेज सैलरी वो कैसे निकलेगी, एवरेज सैलरी 10 मंथ एवरेज सैलरी, सैलरी का मतलब वही था बेसिक प्लस डी एन टर्म्स टर्नओवर बेस कमीशन। तो अभी ये रिटायर कब हुआ है, देखो 1 दिसंबर 2023 को वो रिटायर हुआ है। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में उसने कब तक काम किया, 8 महीने, 8 महीने उसकी सैलरी 5,05,000 पर मंथ थी बेसिक वाली, और आपको 10 महीने की लेनी है, यानी कि 2 महीने 4,000 वाली सैलरी लेनी है आपको। तो ये आपकी बेसिक सैलरी आ गई। अब आपको डीए लेना है, डीए इन टर्म्स लेना है, 10 महीने का डीए 3,000 इंटू में 10 मंथ, और 60% आपका क्या है, डीए इन टर्म्स है। ये आपकी सैलरी आ गई। अब डी पॉइंट में आपको कैश मिलेगा, सॉरी जो आपकी लीव का कैश कितना बनता है वो देखना है, कैश इक्विवेलेंट देखना है, कैश इक्विवेलेंट टू लीव। इसमें आपको नंबर ऑफ अनयूटिलाइज लीव देखनी है, अनयूटिलाइज लीव आपकी 120 है, मल्टीप्लाई हुआ है पर डे की सैलरी देखनी है आपको, एवरेज सैलरी जो आएगी आपकी पर डे की उसको देखना है। अब पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ऊपर वाले 10 मंथ की एवरेज सैलरी क्या आ रही है आपकी, 5,000 आपको 8 महीने का कैलकुलेट करना है, प्लस में 4,000 आपको 2 महीने का कैलकुलेट करना है, ये आपका 48,000 हो गया। 48,000 और 3,000 रुपये पर मंथ आपका डीए है जो 10 महीने का आपका हो गया 30,000। इसका आपको 60% इन टर्म्स लेना है, यानी कि 66,000 आपका 10 महीने की एवरेज सैलरी होगी। अब आपको इसको पर डे में पर डे का आपको सैलरी निकालनी है, यानी कि आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। पहले तो पर मंथ की सैलरी बनाने के लिए 10 से, फिर उसके बाद पर डे की सैलरी बनाने के लिए 30 से, यानी कि आप इसको 300 से डिवाइड कर दो, ये आपकी पर डे की सैलरी आ जाएगी। एक सेकेंड, 220। अब इस 220 को आपको क्या करना है, 120 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका आ गया कैश 26,400। अब इन तीनों में से लोअर क्या है, 26,400, इतने की आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी यहाँ पे, 26,400 माइनस 5 लाख, टैक्सेबल अमाउंट आ गया आपका 4,73,600, 4,73,600, ये आपकी टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट आ गई सेकंड वाले केस में। अब हम अपना आंसर एक बार टैली कर लेते हैं। लीव सैलरी इतनी मिली, एग्जामिशन इतनी आ गई थी हमारी, टैक्सेबल ही आ गया, बिल्कुल ठीक है। ये इन्होंने ऐसे कैलकुलेट करी, आप देख लेना। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है पेंशन तक। नेक्स्ट आता है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। प्रोविडेंट फंड और इसके बाद आपके एचआरए वगैरह के एग्जामिशंस और क्या रह जाएगा, परक्यूसिट, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे एग्जाम्पल के साथ। और इसके बाद में आपको एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन होगा, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो वाला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। और साथ ही साथ हम कुछ न्यू टैक्स रिजीम ओल्ड टैक्स रिजीम में देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है। अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है, वो मैं बता दूंगा आपको क्या क्या ओल्ड टैक्स रिजीम में है और न्यू में नहीं। आपको दोनों को मिक्स करके नहीं चल रहा है, अगर आप दोनों को मिक्स करके चलोगे तो आप 100% इसमें कन्फ्यूज़ हो जाओगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। टैक्स के जो ट्रीटमेंट है वो आपको अभी ये मान के चलना है कि ओल्ड टैक्स रिजीम है और इसी के अकॉर्डिंग होने हैं। न्यू टैक्स रिजीम हम अलग से पढ़ेंगे, उसके लिए अलग से प्रोविजंस हैं और मैं उसको आपको बता दूंगा कौन कौन से एग्जाम्शन आपको मिलेंगे, कौन कौन से एग्जाम्शन आपको नहीं मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में हम।